नमस्कार भाइयों बहनों। आज का विषय मेरा है उत्तर प्रदेश। जैसे आप जानते हैं, मैं नव भारत के अंतर्गत अलग अलग राज्यों के बारे में, अलग अलग जगहों के बारे में और वहाँ के लोगों के बारे में विषय लेता हूँ, क्योंकि हम अपने देश को नहीं जानते। इतना बड़ा देश है कि अपने देश के लोगों को हम टाइप कास्ट कर देते हैं, उनको एक ठप्पा लगा देते हैं, उसी तरह हम देखते हैं। और ऐसा ही कुछ ठप्पा हर प्रदेश के ऊपर जो है उसको दूर करना और लोग अपने देश को समझ पाए ऐसी कोशिश करना, ये एक कार्यक्रम का प्रयत्न रहता है। तो आज जो यूपी का विषय है बड़ा छोटा है, वास्तव में तो बहुत बड़ा है। अब यूपी का इतिहास, उसकी संस्कृति और उसकी सामाजिक और राजनीतिक दिशा और दशा, ऐसा विषय है। और इसके लिए मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। आज मेरा बहुत अच्छा एक पैनल मुझे मिला है। मेरे साथ है डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। इनके परिचय की आवश्यकता नहीं। सुधांशु जी नमस्कार। तो सुधांशु जी के बारे में मैं कुछ बातें ऐसी होती हैं, हम एक एस्यूम कर लेते हैं व्यक्ति कौन है, लेकिन वास्तव में हमको लगता है कि सुधांशु जी जो है वो साहित्य के विद्वान होंगे, इतिहास के विद्वान होंगे, लेकिन वास्तव में वो इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी है और प्रोफेसर रह चुके हैं इसी विषय के। और कई साल रहने के बाद उन्होंने राजनीति में अपना समय देना शुरुआत की और इस समय राज्यसभा के सदस्य हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं और इससे पहले इंफॉर्मेशन एडवाइजर रहे चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी और पॉलिटिकल एडवाइजर रहे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के साथ, और कई देशों में युवक पार्लियामेंटेरियन के तौर पे जा चुके हैं। 2014 की जो हाई लेवल कमेटी थी इलेक्शन की, उसमें अमित शाह जी के साथ और श्रीमती सुषमा स्वराज और अरुण जेटली के साथ उस सभा में थे ये। और 2019 में राजस्थान के इंचार्ज थे। लेकिन हम उन्हें एक बहुत स्कॉलर, विद्वान के रूप में जानते हैं और वही उनका एक परिचय और जिस प्रकार से विषय रखते हैं हम सब जानते ही हैं। मेरे साथ हैं शुभ्रस्ता जी। शुभ्रस्ता जी को भी आप टीवी पे रेगुलर देखते रहते हैं। मिरांडा हाउस दिल्ली का बहुत मशहूर एक कॉलेज और उसके अंदर से ग्रेजुएट है और चर्न नाम की अपनी यूट्यूब और ब्लॉग की संस्थापक है। बहुत ही एक नॉलेजेबल और बहुत ही एक ज्ञानवर्धक ऐसा इनकी चर्चाएं रहती हैं। विचार प्रवर्तक मैं शुरू में काफ़ी सुनी मैंने। और इसके अलावा रिसर्चर है, इंडिया फाउंडेशन की सब एडिटर है और इनकी किताब वॉर ऑफ सराई घाट, जिसके अंदर इन्होंने अपने पति राजत सेठी जी के साथ को ऑथर की पुस्तक, और 2014 की मोदी जी की विजय, इसके बारे में आसाम का जो काम था इसके बारे में उन्होंने काम किया और पूर्वोत्तर के अंदर बहुत वर्षों से रिसर्च और जमीन पे काम कर रही है ऐसी शुभ्रस्ता जी। शांतनु गुप्ता जी सभी जानते हैं, लेखक है, विद्वान और रिसर्चर है। लेकिन इनका जो परिचय मैं पहले हम एस्यूम कर लेते, जैसे मैंने कहा, इनका जो सबसे मैं महत्व का काम मानता हूँ, फाउंडर ऑफ रामायण स्कूल, ऐसा इन्होंने काम शुरू किया है। जीबी पंत यूनिवर्सिटी से इंजीनियर है और एक्सएलआरआई जमशेदपुर से मैनेजमेंट ग्रेजुएट है। मुझे लगता है एसएलआरआई की ऐसी महिमा है कि वहाँ से निकलने वाला मैनेजमेंट ग्रेजुएट, मैनेजमेंट कम और पीपल्स आदमी ज़्यादा होता है, वहाँ की कुछ विशेषता लगती है मुझे। और बहुत सक्सेसफुल आईटी कैरियर था इनका। भारत में काम किया, भारत के बाहर काम किया और कई वर्ष सफल कॉरपोरेट सेक्टर में रहने के बाद ये नंदी फाउंडेशन के साथ जमीन पर जुड़े सोशल सेक्टर में और शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, नई दिल्ली में काम किया और यूनिसेफ के साथ बुंदेलखंड यूपी में काम किया। और अच्छे प्राइवेट स्कूल हो, कम फीस वाले प्राइवेट स्कूल हो, जो मेरा भी परिवेश है, इनका विषय है। बाबा रामदेव के मीडिया एडवाइजर हैं, 2 किताबें इनकी बहुत मशहूर हैं, योगी आदित्यनाथ की जीवनी और भाजपा की हिस्ट्री, ऐसा इनका विषय है। और शिक्षा क्षेत्र के अंदर भी इन्होंने किताब लिखी है, एजुकेशन पॉलिसी। तो ऐसे एक बहुत अच्छे पैनल के साथ मैं यहाँ बैठा हूँ। यूपी के बारे में जो हमारी धारणाएं हैं, जो मैं जब यूपी याद करता हूँ तो सरस्वती संस्कृति के ड्राई होने के बाद, सूखने के बाद, जो बहुत बड़ा एक मानव विस्तार उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ा गंगा के किनारे, तो उत्तर प्रदेश का इतिहास उतना ही पुराना है जितना गंगोत्री से लेकर प्रयाग का हिंदू उसका इतिहास है। और उत्तर पश्चिम के ऊपर जो आक्रमण हुए और जो अत्याचार वहां हुए, उसके अंदर उत्तर पश्चिम के बाद में सबसे अधिक अगर अत्याचार और सबसे अधिक अगर नरसंहार हुए तो उत्तर प्रदेश में हुए। और सबसे ज्यादा जो विध्वंस हुआ उत्तर प्रदेश में हुआ। लेकिन केवल विध्वंस नहीं हुआ, तो उत्तर प्रदेश कला, लोक संगीत में बहुत आगे
और उसका एक बहुत बड़ा संरक्षक रहा है। अगर हम कहें कि उसका केवल इतिहास यही रहा है तो, लेकिन बहुत समृद्ध। आज अब किसी ज़माने में उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्यों में गिनाया जाता था, आज उससे बाहर आया, लेकिन उसके पहले बहुत ही समृद्ध प्रदेश। मैं एक उदाहरण दूँगा, मोहम्मद गोरी ने जब हमला किया था राजा जयचंद्र के ऊपर, तो गोहड़ वाला किला जो था असनी में, वहाँ पर उसके खजाने पे हमला किया। वहाँ से जो खजाना लूट कर लेके गया, इब्न सीरी के हिसाब से 1400 ऊँट, या अगर हम माने कि दूसरा माने फरिश्ता का जो इतिहास है, तो 4000 ऊँटों में सामान लाद कर लेकर गया, केवल एक राजा के यहाँ से। काशी में 1000 मंदिर गिराए, उसकी जगह 1000 मस्जिदें खड़ी की। तो ऐसा एक इतिहास भी काशी का है। शिक्षा के क्षेत्र में जिसको हम कह सकते हैं कि उन्नत जो काम शुरू किया भारतीय संस्कृति के ऊपर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और ये नगरी जो है शिव, राम, कृष्ण, ये सारा प्रदेश जो है उनका प्रदेश है, बुद्ध का प्रदेश है। 4 तीर्थंकर ये वाराणसी में पैदा हुए। तो ऐसे एक बहुत बड़ी पुण्य भूमि और बहुत बड़ी सांस्कृतिक भूमि उत्तर प्रदेश है। ये क्यों इस ऐसे उन्नत प्रदेश से आज़ादी के बाद भी उन्नत फिर न हो पाई इतने समय, ये भी एक प्रश्न मन में होता है। तो मेरा पहला प्रश्न होगा सभी से एक-एक करके, पहले डॉक्टर सुधांशु जी से, कि आपके लिए उत्तर प्रदेश क्या है? आपका माइक बंद है। अब आवाज आ रही? हाँ जी, बिल्कुल आ रही। देखिए, अभी आपने उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कुछ बातें बताई। ठीक है, कुछ एक ऐसे तथ्य हैं जो सभी को ज्ञात हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से अगर विश्व में केवल 5-6 ही देश हैं जो कि उत्तर प्रदेश से अधिक हैं। परंतु जो आप सांस्कृतिक पक्ष के विषय में, अब मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ। हम सब लोग कई बार सांस्कृतिक और पूजा विधान में एक श्लोक का प्रयोग करते हैं, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती कैव सप्तयता मोक्षदायका। अब इन 7 मोक्षदायिनी नगरियों में 3 उत्तर प्रदेश में, और जब उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश का हिस्सा था केवल आज से 21 वर्ष पूर्व, तब तो हरिद्वार उसी में था, यानी 7 में से 4 था। अभी आपने बताया, यदि भारत के अंतरराष्ट्रीय क्षितिज के ऊपर जो हमारे ईश्वर हैं, जो हमारे श्रद्धा के केंद्र हैं, अवतार हैं, वो अगर सबसे ज्यादा है, तो पूरे पश्चिम में क्या होता था? हरे रामा हरे कृष्णा मूवमेंट और भगवान बुद्ध। तो भगवान बुद्ध का धम्म चक्र प्रवर्तन इसी धरती से हुआ, और भगवान कृष्ण और राम की जन्मभूमि भी यहीं पर है। तो मानवीय बात है कि जो भारत का इंटरनेशनल एक व्याप है, अंतरराष्ट्रीय व्याप, उस पर सबसे बड़ी छाप अगर है तो उत्तर प्रदेश की है। अब यहां पर मैं एक और बात भी कहना चाहूंगा, क्योंकि जैसा आपने कहा कि मैं इंजीनियरिंग का भी छात्र रहा हूं, तो भारत ही में नहीं, विश्व में इंजीनियरिंग की डिग्री देने वाले जो सबसे अर्लीस्ट संस्थान थे, वो उस समय रुड़की यूनिवर्सिटी थी, जो आज उत्तराखंड का हिस्सा है, उस समय उत्तर प्रदेश का हिस्सा थी, और बीएचयू थी। ये वो संस्थान है जिन्होंने कि सबसे पहले, वरना उससे पहले इंजीनियरिंग में डिप्लोमा दिया जाता था, 1940 के दशक में बीएचयू ने देना शुरू किया, और रुड़की ने तो थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के रूप में दुनिया में सबसे पहले शुरू किया। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि बहुत व्यापक परिप्रेक्ष्य है, और मैं यह भी अंत में कहूंगा, यह भी एक संयोग है कि अनेक दूसरे प्रांतों से आए हुए लोग भी उत्तर प्रदेश से आकर राष्ट्र की बागडोर संभालते हैं। जवाहरलाल नेहरू और उनका परिवार कश्मीर का था, मगर उत्तर प्रदेश से वो केंद्र में जाता है। हमारे सबके श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी मध्य प्रदेश के थे, मगर वो उत्तर प्रदेश से जाकर देश का नेतृत्व करते हैं। और आज हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात से हैं, और वो उत्तर प्रदेश से जाकर नेतृत्व करते हैं। और इसे संयोग कहिए या एक दैव योग कहिए कि प्राचीन काल में भी हमारी भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति में 2 ही राजा माने गए ना, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। तो सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी अयोध्या वो उत्तर प्रदेश में थी। चंद्रवंशी राजाओं की राजधानी जो प्रतिष्ठानपुर, वो आज प्रयागराज के पास एक छोटा सा कस्बा है जिसे झूसी कहते हैं, ऐसी मान्यता है कि वही प्रतिष्ठानपुर है, तो वो भी वही था। और भारत के राष्ट्रगान में 2 ही नदियों का वर्णन है, गंगा जमुना, तो दोनों का ही प्रांत यही रहा है। तो मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है, राजनीति हो, विज्ञान हो, हमारी सनातन संस्कृति हो, उत्तर प्रदेश का उसमें एक अभूतपूर्व और व्यापक योगदान है। संयोग की बात है कि आज तक उसका बहुत सही उपयोग नहीं हुआ। हाँ, एक बिंदु और कहूंगा, पूरे भारतीय महाद्वीप में मुस्लिम राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र भी उत्तर प्रदेश ही रहा है।
दो ही सेक्ट माने जाते हैं, देवबंदी और बरेलवी। तो देवबंद भी उत्तर प्रदेश में है, बरेली भी उत्तर प्रदेश में है, और सबसे बड़ा आइडियोलॉजिकल सेंटर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी उत्तर प्रदेश में है, और उसके बाद उनकी दूसरी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी नदवातुल उलेमा वो भी उत्तर प्रदेश में है। तो भारत के इतिहास में कोई भी राजनीतिक आंदोलन, एक बिंदु और कह दूंगा, अब आप ये भी संयोग देखिए, कांग्रेस मुंबई से शुरू होती है और जब स्वतंत्रता आंदोलन पीक पे पहुंचता है तो उसका केंद्र बनता है उस समय का इलाहाबाद और बनारस, यानी आज का प्रयागराज और काशी। अब आप ये देखिए कि कोई भी मूवमेंट, संघ का मूवमेंट शुरू होता है महाराष्ट्र से, केंद्र में सत्ता आती है जब उत्तर प्रदेश में राम जन्मभूमि का आंदोलन शुरू होता है। दलित मूवमेंट डॉक्टर अंबेडकर शुरू करते हैं महाराष्ट्र से, और परंतु यदि भारत के इतिहास में पहली दलित सरकार बनती है तो मायावती के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में आके बनती है। तो अगर आप ये देखें, और जूनागढ़ से पाकिस्तान बनाने का मूवमेंट शुरू करते हैं जिन्ना, और उसको अगर पीक पे पहुंचता है तो अलीगढ़ से जाके, और पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री लियाकत अली अलीगढ़ से निकलते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, सकारात्मक हो या नकारात्मक, सब प्रकार की राजनीति में केंद्र बिंदु का काम उत्तर प्रदेश करता रहा, इसलिए इसकी राजनीति को बहुत गहरे से गहनता के साथ विश्लेषण करने की आवश्यकता। मतलब मैं अगर ये मानूं कि जिस प्रकार से एक दकियानुसी ऑर्थोडॉक्स ये प्रदेश है, ऐसा जो मानते हैं, इसके विरुद्ध सबसे प्रगतिशील विचार जहां पनपते हैं वो उत्तर प्रदेश है। और दुर्भाग्य से हमारा जो उत्तर प्रदेश का दायरा है वो आज़ादी के बाद ताजमहल और फतेहपुर सीकरी के आगे गया ही नहीं। मोदी जी आए तो उसके बाद वो काशी पहुंचा, उसके बाद उससे एक नई व्याख्या बनी। तो शुभ्रता जी, आप उसमें जोड़ना चाहेंगे कुछ? धन्यवाद रतन जी मुझे इस शो में बुलाने के लिए। और डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी ने जो कहा उन सभी बातों से पूरी तरह से न केवल सहमत बल्कि श्रद्धा का भाव आ रहा है इस भूमि के प्रति भी। उसमें मैं एक ऐड करना चाहूंगी, थोड़ा सा लाइटर नोट पे मैं ऐड करना चाहूंगी। मेरे लिए उत्तर प्रदेश की भूमि मेरे ससुराल की भूमि है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है मेरे संस्कार के परिमार्जन की भूमि है उत्तर प्रदेश। और ये जो साहित्यिक व्याख्या की अभी डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी ने, राजनैतिक, ऐतिहासिक, पौराणिक व्याख्या जो है, उसके हिसाब से भी अगर हम देखें तो जिस भूमि से सभी देवों को देवत्व प्राप्त हुआ, मोक्ष प्राप्त हुआ, उसकी भूमि उत्तर प्रदेश है। तो ये जो नकारात्मक शक्तियां और सकारात्मक शक्तियां सबके संवाद की जो केंद्र भूमि अगर कह रहे हैं डॉक्टर सुधांशु की, वो शायद इसलिए है क्योंकि ये एक तरीके से ये शक्ति केंद्र है। आप देखिए उत्तर प्रदेश के हर भाग में, अगर मैं पुराना उत्तर प्रदेश जिसमें उत्तराखंड को हम जोड़ सकते हैं, अगर उसको हम देखें तो ऊपर से लेकर के नीचे तक एक एक जो उसका कण है, एक एक जो उसका कंकड़ है, वो कहीं ना कहीं से बहुत ही अधिक ऊर्जा और शक्ति के साथ वो है। और कल से नवरात्र शुरू होने वाले हैं रतन जी। देवी के जितने भी रूप हैं, नकारात्मक सकारात्मक, सभी तरह की शक्तियां देवी में ही समाहित है। तो उस हिसाब से मेरे लिए उत्तर प्रदेश एक बहुत ही बड़ा शक्ति और अध्यात्म का केंद्र है। धन्यवाद शांतनु जी। रामलीला का केंद्र भी यही है, आपने रामायण का स्कूल भी खोला है, सारे नई सांस्कृतिक उत्थान का एक जो केंद्र बना, अयोध्या बना है। तो आप उसमें और कुछ जोड़ना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक जो है धरोहर और जो ऐतिहासिक धरोहर है, अच्छी बुरी जैसी भी, जैसे कहा सुधांशु जी ने, उसके बारे में आप और कुछ जोड़ेंगे? देखिए, डॉक्टर सुधांशु के इतने विस्तार से चर्चा करने के बाद कुछ रह नहीं जाता है। मेरे लिए आपने पूछा उत्तर प्रदेश आपके लिए क्या है? मेरे लिए तो उत्तर प्रदेश मेरा गृह प्रदेश है। मेरे पिताजी जो अब नहीं रहे वो मुरादाबाद से थे और मेरी माताजी रामपुर से हैं, और मेरा जन्म बरेली में हुआ। और फिर मेरी जो पढ़ाई हुई वो पंतनगर में हुई, जो उस समय उत्तराखंड में था। जो मेरी डिग्री हुई, बल्कि मेरी डिग्री 2000 में ही खत्म हुई, इंजीनियरिंग की डिग्री मेरी, और 2000 में उत्तराखंड बना। और उत्तराखंड, जैसे अब मैं पिछले 4-5 साल से पॉलिटिकल कमेंट्री कर रहा हूँ और नया जान रहा हूँ अपने उत्तर प्रदेश के बारे में। जो जैसा सबने कहा कि राम की भूमि है, कृष्ण की भूमि है, शिव की भूमि है, भगवान बुद्ध की भूमि है, वो तो विस्तार है ही। और कैसे पहले 425 विधानसभाओं की सीट और अब 403 विधानसभा, इतने सारे 75 जिले, 80 लोकसभाएं, इतने नाम। मतलब अगर मैं अगले सेक्शन में सारे सीएम्स की चर्चा करूंगा, जब मैंने योगी आदित्यनाथ की बायोग्राफी करी तो मैंने देखा कि और कितने सीएम रहे हैं, गोविंद वल्लभ पंत से लेकर आज योगी आदित्यनाथ तक।
तो जो नाम आते हैं, चाहे सुचिता कृपलानी हो, चौधरी चरण सिंह हो, वीपी सिंह हो, बाबू बनारसी दास हो, हेमंत नंदन बहुगुणा हो, मायावती हो, मुलायम सिंह यादव हो, तो मेरे ख्याल से ऐसा, जैसे हम कहते हैं महाभारत में ऐसा कोई ह्यूमन इमोशन है जो नहीं आता है, ऐसा कोई जो जो दो व्यक्तियों के बीच में हो सकता है, ऐसी कोई घटना ऐसा हो, ऐसी नहीं होती है। ऐसे उत्तर प्रदेश में भी जो भी हो सकता है, एक राज्य में, एक देश में, एक समाज में जो भी हो सकता है, वो उत्तर प्रदेश में फलीभूत होता है। तो मेरे ख्याल से एक अपने आप में वो मिनी कॉस्मोस है। और जनसंख्या की दृष्टि से हमने कहा कि 5 ही ऐसे देश हैं विश्व में जो उत्तर प्रदेश से ज्यादा जनसंख्या रखते हैं। तो मेरे लिए ये उत्तर प्रदेश है। मुझे तो ये भी लगता है कि जितने प्रकार के प्रदेश के अंदर प्रदेश हैं, जो अलग अलग भूखंड है, चाहे बुंदेलखंड है, चाहे पूर्व उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश, ये भी अपने आप में यूनिक है, क्योंकि सबकी अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक है, सबका अपना अपना भाव है। और अगर हम देखें तो यहाँ पर हरिद्वार के पास गुर्जर समाज ने तैमूर लंग को मार के भगाया था, ये भी उत्तर प्रदेश का भाग है। तो ऐसी इस भूमि के बारे में अगर हम कहें कि सबसे पहले सन्यासी चीफ मिनिस्टर भी यूपी ने दिया है, तो अगर मैं ये कहूँ कि ये जो क्षरण हुआ उत्तर प्रदेश का शुरू, आप मुगल काल छोड़ दीजिए, क्षरण हुआ, लेकिन आज़ादी के बाद में जैसे बाकी राज्यों का एक प्रगति हुई, ऐसी उत्तर प्रदेश की क्यों नहीं हो पाई? सबसे अधिक प्रधानमंत्री यहाँ, जैसे आप लोगों ने सभी ने कहा, इसके बावजूद उन्नति क्यों ऐसी नहीं हो पाई? क्षरण कहाँ हुआ? डीके कहाँ पर आया? इसके बारे में सुधांशु जी आप कुछ बता सकते हैं एज एन एनालिस्ट? देखिए, ये निश्चित रूप से बहुत गंभीर विचार का विषय है कि उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जहां बहुत उर्वरा भूमि है, जहां भौगोलिक दृष्टि से बहुत अनुकूल स्थितियां हैं, जहां पूरा समतल प्रदेश है, पर्याप्त मात्रा में पानी भी उपलब्ध है, सब मैदानी क्षेत्र है, इसके बावजूद यहाँ पर प्रगति क्यों नहीं हो पाई जबकि राजनीतिक नेतृत्व निरंतर रहा? मेरे विचार से कहीं ना कहीं तत्कालीन सरकारों के या तो दृष्टि में इस विषय का दोष था या उनके विचार में या संकल्प नहीं। हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आज आपने ऐसे बीमारू शब्द का उल्लेख किया, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और इन राज्यों को पिछड़ा राज्य माना जाता था, परंतु यह एक यथार्थ है कि 1857 का जब प्रथम स्वतंत्र समर हुआ, उससे पहले जो डलहौजी ने राज्यों को हड़पने की नीति बनाई थी, तो उस समय अगर आप याद करें तो उसका ट्रिगर अवध पर कब्जा करने से ही शुरू हुआ था। और अवध पे क्यों कब्जा करना चाहता था? अवध उस समय भारत का सबसे समृद्धशाली राज्य, सबसे प्रॉस्परस राज्य था। और आज भी लखनऊ के पुराने रिकॉर्ड्स के अनुसार 1886 और 90 तक यहाँ पर ना प्रॉपर्टी टैक्स था ना हाउस टैक्स था, बिकॉज द एंटायर स्टेट वाज फ्लडेड विद मनी उस जमाने में। और जो उस प्रकार के किस्से हैं समृद्धि वैभव के, विलासिता के, वो एक अलग विषय है। वो सिर्फ इस बात का प्रतीक है कि जहां इतनी समृद्धि थी वहां पर आज इतनी निर्धनता क्यों आ गई? और क्षरण सिर्फ एक दृष्टि से नहीं हुआ है कि सिर्फ हमारा विकास ना हुआ हो। जिस राज्य में रामकृष्ण और बुद्ध रहे हों, आज मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो राज्य उस दौर में पहुंच गया कि मुंबई का जितना अंडरवर्ल्ड है सबका कनेक्शन उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के जिलों से निकलता है। हमने कहां से कहां तक अवनति में पहुंचाने में सफलता हासिल कर ली, ये अपने आप में मुझे बड़ा अजीब बात लगती है। हाँ, पर मेरा ये मानना है कि पिछले कुछ वर्षों से बदलाव की शुरुआत, जैसे अभी जब से योगी जी की सरकार आई है तब से थोड़ा अंडरवर्ल्ड वाला मामला कुछ ज्यादा ही अंडर में चला गया है। हम उनको इस बात का एहसास होने लगा है कि बदलाव की एक स्थिति है। हाँ, एक आध चीज मैं और भी कहना चाहूंगा कि एक सकारात्मक दृष्टिकोण से, कि अगर हम जिसको तथाकथित गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं, इसमें एक तो बात मुझे बड़ी अजीब लगती है रतन जी, गंगा भी हमारी और जमुना भी हमारी और तहजीब तुम्हारी। अरे भाई, अगर नाम है तो गंगा जमुनी तहजीब ही क्यों है? अरे दसला फरात की तहजीब होती तो हम मानते। आप कहते हैं वांगो यांग की क्यांग की तहजीब है, या डैन्यूब और नीस्टर की तहजीब है, या ऑस्ट्रेलिया में मरे डार्लिंग की तहजीब है, तो तहजीब यही है। उसका भी यदि प्रतीक है तो यही, जैसे लखनऊ में अलीगंज का हनुमान जी का मंदिर नवाबों ने बनवाया और यहाँ एक सकारात्मक दृष्टिकोण उस समय तक रहता था। परंतु यह भी एक सत्य है। अब एक और बात आप देखिए, अगर हम जातिगत विभेद की बात करते हैं तो जो भी अंग्रेजों के जमाने से उसके बाद मार्क्सिस्टों ने जो बातें भरने का प्रयास किया, उस तथाकथित जातिगत विभेद, मैं तथाकथित इसलिए कहता हूं कि वो एकदम यथार्थ नहीं, हजारों साल का था, पिछले 200-300 सालों में गुलामी के काल की विकृति था। उसके दो एक्सट्रीम छोर कौन? दलित और ब्राह्मण। और यही उत्तर प्रदेश की धरती पे एक ऐसा भी राजनीतिक गठबंधन हुआ जिसके बारे में धारणा प्रचलित हुई, दलित ब्राह्मण अलायंस की सरकार बनी।
तो ये भी दिखाता है कि राजनीति के कितने अभिनव प्रयोग हो सकते हैं। परंतु विकास के लिए मेरा मानना है कि जो काम केंद्र की सरकार और वर्तमान सरकार कर रही है वो अभी बहुत लंबा काम होना बाकी है, क्योंकि विगत 50-60 वर्षों में उत्तर प्रदेश की क्षमता, और मैं इसमें भी इंक्लूड कर लूं, अगर आप बिहार को भी देखें तो यहाँ के लोग बाहर जाकर इतना बड़ा बड़ा काम कर लेते हैं, तो ये कैसे संभव है कि अपने प्रांत में नहीं कर सकते। तो उत्तर प्रदेश में जो जो अनुकूल परिस्थितियों का और सकारात्मक प्रभाव बढ़ता जाएगा, तो मुझे अपेक्षा है कि विकास के नए सोपान आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। इसमें अगर मैं अब जोड़ूं, जो जातिगत राजनीति का एक बहुत बड़ा उभार आया बीच में, फिर बाद में एक डेवलपमेंट की राजनीति चली मोदी जी के आने के बाद, और फिर भी जातिगत राजनीति के ऊपर से हम निकल नहीं पा रहे। और जातिगत राजनीति जो है ये उत्तर प्रदेश के एक कम रहने का भी कारण है, क्या आपको लगता है? देखिए, कहीं ना कहीं ये बात रही कि जातिगत आधार पे होने की वजह से जो एक सकारात्मकता का भाव राजनीति में होना चाहिए था वो तिरोहित हो गया, और इस प्रकार के विचार लोगों में ज्यादा आ गए कि कंपार्टमेंटलाइजेशन कर, जबकि मैं ये कहूं कि यार अंग्रेजी में शब्द है कि एक दौर उत्तर प्रदेश में 90 के दशक में ऐसा आया जब कास्ट सेगमेंटेशन नहीं, कास्ट का रेजिमेंटेशन। और दुर्भाग्य की बात है कि वो लोग जो बाबा साहब अंबेडकर के अपने को स्वघोषित अनुयायी बताते हैं, बाबा साहब ने कहा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इन लोगों ने किया रेजिमेंटेशन ऑफ कास्ट। तो उन्होंने तो उस विचार को आगे बढ़ाया, इस कारण से उत्तर प्रदेश में अवरोध आया। परंतु मेरा फिर भी ये मानना है कि जातिगत मामलों में भी अब उत्तर प्रदेश की जो जनता है, युवा पीढ़ी, कम से कम उसको एहसास हो गया। जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया, जातियों का नाम लेके बहुत कहना उचित नहीं लगता है, परंतु उत्तर प्रदेश ने ही वह संयोग दिया कि अब कोई भी जाति किसी के भी साथ हाथ मिला सकती है। तो ये कहना गलत है कि फला ने हमको स्थान नहीं दिया। जैसे 1990 के दशक में फॉरवर्ड, बैकवर्ड, शेड्यूल कास्ट सब अलग अलग थे। फिर एक दौर आया जब 1995 में भाजपा ने 3 बार मायावती को मुख्यमंत्री बनाया, यानी फॉरवर्ड जो धारणा थी कि जैसे फॉरवर्ड और दलित एक हो। फिर मुलायम सिंह की सरकार बनी तो यह विचार बना कि यादव और ठाकुर भी साथ चले गए। फिर मायावती की 2007 में सरकार बनी तो ब्राह्मण और दलित साथ चले गए। तो अब कोई यह नहीं कह सकता कि साहब जातिगत आधार के ऊपर मेरे साथ भेदभाव हो रहा है। अब सबने इसी उत्तर प्रदेश में देख लिया कि अपनी अपनी राजनीतिक सुविधा के अनुसार कोई भी जाति किसी के भी साथ गठबंधन कर सकती है और कोई भी जाति किसी को एकोमोडेट करने को तैयार। तो अब वह धारणा मैं मानता हूं सैद्धांतिक रूप में अब ध्वस्त हो जाती है कि किसी एक जाति को, किसी एक वर्ग को या कुछ वर्गों को कोई एक जाति या कोई एक वर्ग स्थान देना नहीं चाहता। यह धारणा उत्तर प्रदेश ने निर्मूल कर दी है पिछले 20-25 सालों में। और मैं अगर ये कहूं कि राजनीति जो है ये जाति की राजनीति वास्तव में राजनीतिक कंट्रोल का एक मोहरा बन गया, ऐसा मैं कहूं तो शांतनु जी आप इसको कैसे देखेंगे? देखिए, मैं इसमें 2 बातें कहूंगा कि उत्तर प्रदेश क्यों नहीं विकसित हो पाया। जहां हम कानपुर को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा करते थे, अभी भी कानपुर में बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे 2 कारण लगे। एक तो अगर आप देखें आजाद उत्तर प्रदेश में, आजाद भारत के उत्तर प्रदेश में कोई भी मुख्यमंत्री एक विधानसभा चुनाव के बाद 5 साल राज नहीं करा। 2007 में पहली बार मायावती ने, तो 2012 में पहली बार अखिलेश यादव ने, और अब योगी जी पहला पूरा एक विधानसभा का 5 साल पूरा करेंगे। एक एक काल में 2-2 मुख्यमंत्री, 3-3 मुख्यमंत्री रहे। और जितनी बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा डिसॉल्व हुई है उसकी तो गिनती अनगिनत है। तो पहली बात ये। दूसरी बात, जैसा आपने ठीक कहा, जब मंडल की राजनीति आई तो उसका जो सबसे बड़े जो लाभार्थी रहे वो उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग में रहे, लालू प्रसाद यादव रहे, मुलायम सिंह यादव रहे। लेकिन इन लोगों ने मान लिया कि मैं एक कॉम्बिनेशन बना लूंगा, MY कॉम्बिनेशन बना लूंगा, मीम भीम कॉम्बिनेशन बना लूंगा तो चुनाव जीत जाऊंगा। तो जब आपके पास इंसेंटिव नहीं है कि हाँ बस मुझे ये सिग्नल देना है कि भाजपा को मैं हरा रहा हूं तो मुझे मुस्लिम वोट मिल जाएगा और मेरा यादव वोट मेरे साथ है, मुझे सिग्नल दूंगा कि भाजपा को मैं हरा रहा हूं, अगर बसपा है तो दलित वोट मेरे साथ है, मुझे 18-20% का मुस्लिम वोट मिल जाएगा तो मैं सरकार बना लूंगा। तो मेरे पास काम करने का इंसेंटिव नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मुझे वोट तो मिल ही जाएगा, मेरे वोट बैंक है। तो ये जब 2014 में टूटा, एक जो नया वोट बैंक बना कि बेनिफिशियरी भी एक कैडर हो सकता है कि मुझे घर मिल रहा है, मुझे टॉयलेट मिल रही है, मुझे चूल्हा मिल रहा है, मेरे स्वास्थ्य की सेवाएं मिल रही हैं। तो ये जब टूटना शुरू हुआ तो अब वो समीकरणें, हाँ ये ऑपर्चुनिस्टिक अलायंस हुए, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि बहुत सारे अलायंसेस हुए और उसमें सारी जाति, बैकवर्ड, फॉरवर्ड सब साथ में आए। लेकिन ये जो इजी पॉलिटिकल विंस का रास्ता निकल गया, जो सोशल इंजीनियरिंग का रास्ता निकल गया,
मेरे ख्याल से इसने भी खासकर पिछले 30 दशक में मंडल के बाद से उत्तर प्रदेश को पीछे ढकेला। शुभ्रस्ता जी, आपका इसके बारे में जातिगत राजनीति अच्छी है या बुरी है? क्योंकि जिनको लाभ होता है वो तो बड़ी अच्छी है। जाति हटाना चाहते हैं, जाति व्यवस्था हटाना नहीं चाहते, जाति पे राजनीति करना चाहते हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो एक बड़ा एक नेगेटिव एस्पेक्ट रहा, जो बिहार का भी रहा, ये राजनीति जाति की, मैं मानता हूँ कि जाति की राजनीति सब जगह है। मैंने यहाँ तक सुना है केरल से अधिक भयंकर जातिगत राजनीति कहीं नहीं है, जहाँ सब कुछ होने के बाद भी फाइनली अपनी जाति पर ही वोट देते हैं। ऐसा मुझे वहां के रहने वाले लोगों ने बताया। तो लेकिन हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो आपको इसके बारे में कुछ जोड़ना है? रतन जी, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश, बिहार, खास करके ये दोनों राज्यों के बारे में एक कुख्याति है कि हम बहुत जातिगत लोग हैं। मुझे लगता है जातिगत राजनीति इस देश के हर प्रदेश, हर प्रांत का डेफिनेशन है, परिभाषित ही उसी तौर पे होती है। नॉर्थ ईस्ट में मैंने अभी जो भी काम किया पिछले 6-7 सालों में, वहां भी जो जब वोट डिवीजन की बात आती है तो वो अंततः ट्राइब और सब ट्राइब में आकर के मामला फंसता है। आपने केरल की बात की, आप कर्नाटक देख लीजिए, तमिलनाडु देख लीजिए, जिस तरीके की राजनीति है वहां पर, वो भी सब जाति से ही आधारित है। तो मुझे लगता है कि ये मूल मुद्दे से भटकाव होता है अगर हम सिर्फ जाति के विचारों के आसपास यूपी और बिहार की राजनीति को अगर केंद्रित कर देते हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि जाति चूंकि परिभाषित कर रही है बहुत सारे राजनीतिक समीकरणों को, तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन चर्चा एक किस परिप्रेक्ष्य में होनी चाहिए रतन जी? मुझे याद है हमारे प्रदेश में हमारे मतलब बिहार में एक चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, कर्पूरी ठाकुर जी। बहुत बड़ा योगदान रहा उनका पूरे सोशलिस्ट मूवमेंट में भी, जिस तरीके से पॉलिसीज बनी। इनफैक्ट कर्पूरी ठाकुर जी के पॉलिसीज की छाप आपको बिहार और यूपी के सभी चीफ मिनिस्टर्स आपको लगेगा ऐसा कि वो फॉलो करते आए हैं। वो चीफ मिनिस्टर पद पर थे, उनके मित्र की शादी थी और उनके घर में शादी विवाह के कार्यक्रम के दौरान एक कम्युनिटी है, नाई कम्युनिटी, उस कम्युनिटी का एक स्पेसिफिक काम होता है, वो कार्य होना था, तब शादी आगे बढ़नी थी, कोई मिल नहीं पा रहे थे वहां पर। कर्पूरी ठाकुर जी सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे, वो आगे बढ़े, उन्होंने कहा ये काम मेरा है, मेरी कम्युनिटी का है, मैं करना चाहता हूँ। आप क्या कर्पूरी ठाकुर जी को भी जातिगत राजनीति के तहत बांध कर देखना चाहेंगे? क्या आप कहेंगे कि वो जातिवादी थे? तो जिस क्षरण की बात कर रहे हैं सुधांशु जी, मुझे लगता है कि वो पूरे सामाजिक परिप्रेक्ष्य में आपको देखना होगा। जब जातिगत समीकरणों का रतन जी डेटा के टर्म्स में एक्सेल शीटाइजेशन हो गया, पाई चार्टाइजेशन हो गया, और उसके बाद जब पूरे की पूरी स्ट्रैटेजीज आपकी इसी एक्सेल शीट और पाई चार्ट पे बनने लगी, मुझे लगता है प्रॉब्लम वहां से आई है और इस प्रॉब्लम को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात मुझे लगती है, जो शायद ये इस बात से बहुत लोग अग्री ना करें, देश के मूल जो पॉलिटिकल दो थॉट्स हैं वो भी शायद अग्री ना करें, लेकिन मेरी अपनी मौलिक समझ ये बनी है कि समाजवाद और कम्युनिज्म, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन रहा वो उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में बहुत दिनों तक बना रहा, और अब समय आ गया है कि उससे बाहर निकल करके कुछ एक अलग सी एक नए उत्तर प्रदेश की, नए बिहार, इस पूरे इलाके की संकल्पना दूसरी विचारधारात्मक समझ के साथ की जाने की आवश्यकता है। क्योंकि मुझे लगता है कानपुर का जिस तरीके से पराभव हुआ, इनफैक्ट कानपुर ही मेरा ज्यादा रहना होता है यूपी में, जिस तरीके से वो एक शहर, आपको अभी भी उस शहर में समृद्धि के भग्नावशेष दिखते हैं वहां पे। वो क्यों हुआ, जिसकी चर्चा शांतनु जी ने अभी की, कि वो पूरा का पूरा जो मूवमेंट था फैक्ट्रीज के बंद होने का, एक पूरा यूनियन चला जिसने कि वहां की जितनी भी समृद्ध फैक्ट्रियां थी, जिससे कानपुर को जाना, अंग्रेजों के काल में हम पढ़ते आए हैं किस तरीके से कानपुर को बेस बनाया गया। वहां से हालांकि बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स भी वहां से हुए, सारी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी भी वहां से हुई, लेकिन कानपुर एक टेस्ट केस है बताने के लिए कि किस तरीके से एक विचारधारा ने समृद्धि को जकड़कर उसको पूरी तरह खत्म किया। तो ये 2-3 चीजें हैं जिसपे बात करने की आवश्यकता है, खास करके नए परिप्रेक्ष्य में। और अंतिम बात जो शांतनु जी ने जिसकी ओर इंगित भी किया, राजनीतिक अस्थिरता आजादी के भी पहले से, जब प्रीमियर बने थे सभी जितने भी यूनाइटेड प्रोविंस थे, सबके प्रीमियर्स जब बनाए गए, तब से लेकर के अब तक जो राजनीतिक अस्थिरता यूपी ने देखी है वो शायद ही किसी प्रदेश ने देखी है। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि अखिलेश यादव जी के बाद अगर किसी ने ढंग से 5 साल की सरकार चलाई हो तो वो योगी आदित्यनाथ जी हैं। इसीलिए अब इन दो अलग अलग विचारधारा है रतन जी।
अखिलेश यादव जी की विचारधारा बिल्कुल अलग विचार परिवार की है और योगी जी की विचारधारा ही बिल्कुल अलग विचार परिवार की है। इन दो विचार परिवारों की टकराहट और इसके बाद आर्थिक रूप से किस विचारधारा को हम लेकर आगे चलना चाहते हैं, इसी पे उत्तर प्रदेश का भविष्य मेरे हिसाब से टिका हुआ है। तो सुधांशु जी, आपको निकलना है जल्दी, तो आपके लिए आखिरी सवाल है मेरा कि भाजपा ने तो जातिगत राजनीति और पंथवादी राजनीति से ऊपर निकल के एक अलग आयाम खड़ा किया और उसके अंदर काफी हद तक सफल भी रही। हालांकि जातिगत राजनीति को समाजवादी और सेक्युलर माना जाता है और हिंदुत्व की राजनीति को कम्युनल माना जाता है। इसके बावजूद एक बीजेपी ने एक अलग आर्थिक और सामाजिक सोच रखी। तो इस सोच के अंतर्गत आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की सामाजिक और एक राजनीतिक दिशा आप क्या देखते हैं? देखिए, एक बात तो जो अभी शुभ्रास्ता जी ने और शांतनु जी ने कही, उसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ। 1947 से लेके और 2007 60 वर्षों सिर्फ गोविंद वल्लभ पंत को छोड़ दे तो कोई भी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ जिसने 2.5 साल भी पूरे किए। मतलब 5 वर्ष तो अलग है, 2.5 साल से ऊपर कोई कांग्रेस के रिजीम में मुख्यमंत्री रहा ही नहीं। तो एक राजनीतिक अस्थिरता का भी बहुत बड़ी भूमिका रही जिसने कि इस विकास को नहीं होने दिया। अब जहां तक आप जाति की बात करते हैं तो मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूं आपको। 1931 की जनगणना आखिरी जनगणना थी जो जाति के आधार पर, उसमें जातिवार ब्यौरा उपलब्ध है। उस समय पूरे भारत की साक्षरता दर थी 8% और उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर थी 7%। और चूंकि उसमें जातिगत आंकड़े उपलब्ध हैं तो हिंदू समाज में जो सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी मानी जाती थी तो उसमें ब्राह्मणों का साक्षरता दर था 15%, राजपूतों का था 13%। पर आपको पता है सैयद मुसलमानों का साक्षरता दर था 24%। अब आज इतने कम क्यों रह गए? तो उत्तर प्रदेश के आंकड़े बता रहे हैं कि क्या होना चाहिए। तो इसका अर्थ यह हुआ कि कहीं ना कहीं जातिगत आधार पर अगर आप देखें तो शिक्षा व्यवस्था में भी हम पीछे होते, कुछ जातियां पीछे होती चली गई कारण राजनीति के शिकार, कुछ वर्ग समुदाय पीछे होते चले गए। और एक बिंदु और जरूर कहना चाहिए, जब जाति की बात आती है तो 1931 की जनगणना में लगभग 4000 से अधिक जातियां हिंदू समाज की बताई गई। मैं यह बात पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जाति व्यवस्था हिंदू समाज की देन नहीं। किसी हिंदू धर्म ग्रंथ में बताइए जिसमें इन 4000 जातियों का उल्लेख लिखा हो। हिंदू समाज में वर्ण व्यवस्था की बात आती है, जाति व्यवस्था नहीं है। और आप यह भी समझ लीजिए, ये 1861 की जनगणना से पहले इसका कोई उल्लेख नहीं है, जिसका कि लगातार निरंतर दुरुपयोग हमारे यहाँ कहा गया। और मैं जो समाजवादी मार्क्सवादी जो अपने कहने का प्रयास करते हैं वो किसी हिंदू धर्म ग्रंथ में लिखा दिखा दे कि फला जात ऊंची है फला नीची। उदाहरण के लिए तेली ऊंचे की माली ऊंचे, लोहार ऊंचे कि सुनार ऊंचे, कहां लिखा है? किस धर्म ग्रंथ में लिखा है? कहीं नहीं लिखा है। ये अंग्रेजों के सेंसस में लिखा है और वो भी उनके मन के हिसाब से उन्होंने जो मन में आया, जिसको अब जिन आधारों पे किया है वो पूरी तरीके से गलत सिद्ध हो चुके हैं। परंतु मैं ये मानता हूं कि उत्तर प्रदेश ने जैसे राजनीति में कई अभिनव प्रयोग किए हैं तो अब जो एक नया प्रयोग शुरू हुआ है कि विकास की सकारात्मक राजनीति, मैं इस ढंग से कहूंगा कि जो एक जड़ता थी जाति, उसको थोड़ा पिघलाने का काम किया जब जातियों के भिन्न भिन्न समूहों का आपस में समन्वय हुआ। तो अब एक ऐसा नए स्वरूप का आधार बन गया है जहां पर राष्ट्रवाद और विकास के आधार के ऊपर नई दिशा में आगे बढ़ने की एक स्थिति बन सकती है। और मुझे लगता है कि उसमें उत्तर प्रदेश अग्रणी भूमिका निभाएगा। जैसा कि अभी कहा कि योगी जी की सरकार में सिर्फ 5 साल ही नहीं रहा, इसमें बहुत सारी धारणाएं बदली। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर धारणा बदली, उत्तर प्रदेश के अंदर जो विकास को लेकर धारणा बदली। मोदी जी के नेतृत्व में जिस ढंग से छोटी छोटी जीवन की आवश्यकताओं की उपलब्धता समाज के हर वर्ग को कराई गई है, उस कारण से भी एक अवधारणा बदली है। अब मैं सिर्फ यह मानता हूं कि उत्तर प्रदेश की जो मेधा है वो उसका सही उपयोग हो सके, एक नई दिशा में जा सके। जैसे 5 IITs बनी थी, तब एक IIT उसमें IIT कानपुर थी। याद करिए कि डॉक्टर राधाकृष्णन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार 1959 में भारत में पहली यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर में बनी थी, जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। उस समय उसका नाम था यूपी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रुद्रपुर। 1960 में जब बनी, 4 IIM बने थे, तो उसमें से एक IIM लखनऊ बना था। जब दिल्ली, मुंबई और चेन्नई और कलकत्ता, यानी मद्रास और कलकत्ता के अलावा
5वां दूरदर्शन केंद्र बना था तो लखनऊ दूरदर्शन केंद्र बना था। तो मेरा ये मानना है संभावनाएं बहुत हैं, केवल परिस्थितियों ने पीछे कर दिया था। परंतु हम ये बात कहकर बात समाप्त करेंगे कि भले ही विपरीत परिस्थितियां हो, आगे बढ़ने का संकल्प तो साहस से आता है, और विपरीत परिस्थितियों में आगे निकलना उत्तर प्रदेश के लोगों ने सदैव से सीखा है, और आगे भी वो सीखेंगे कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जो पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जो धाराएं प्रतिकूल। तो प्रतिकूल धारा में भी आगे बढ़ते हुए अग्रणी रूप से आगे बढ़ना है। और फिर अंत में यह वाक्य की बात समाप्त करूंगा। सबसे बड़ी अच्छी बात मुझे उत्तर प्रदेश में क्या लगती है, उत्तर प्रदेश का होकर, कि यहां पर सभी का स्वागत है। पहले बिहार में भी ये फीलिंग काफी हद तक रही है, यानी बाहर के प्रांत के लोग आकर यहां नेता बन जाते हैं, कोई समस्या की बात नहीं। तो क्षेत्रीयता का भाव होना चाहिए, सबका सम्मान है, पर यहां क्षेत्रीयता का भाव कभी राष्ट्रीयता के भाव के विपरीत दिशा में खड़ा हुआ नजर नहीं आता है, बल्कि उसका समर्थन करता हुआ नजर आता है। जैसा कि मैंने आपको अपने पहले वाक्य में कहा था कि नेहरू परिवार बाहर से आके यहां से प्रधानमंत्री बनता है, अटल जी मध्य प्रदेश से आके प्रधानमंत्री बनते हैं, मोदी जी गुजरात से आके प्रधानमंत्री बनते हैं। तो मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश भारत के नए राजनीतिक विकास में राष्ट्रीयता के भाव को साथ में लेते हुए जाति के भाव को पीछे रखकर अग्रणी भूमिका निभाने में एक नया सिंबल बन सकता है। और अंत में एक वाक्य और कहना चाहूंगा, बहुत बार पूछा जाता था राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं पता, राम मंदिर की तारीख नहीं। उस समय भी मैंने कहा था, आजकल तो अवेलेबल है रिकॉर्ड, मैंने टीवी डिबेट्स में कहा था, राम मंदिर कोई इमारत नहीं है जिसके बनने की तारीख। राम मंदिर भारत की राष्ट्रीय चेतना के विकास के साथ क्रमशः विकसित होता हुआ एक चेतना का नया स्वरूप है। इसीलिए आप याद करिए, राम मंदिर आंदोलन की जो पहली वो है FIR, वो है 1858 और 1857 भारत का स्वतंत्रता संग्राम है। 1937 में वहां नमाज पढ़ने की अनुमति समाप्त हुई और 1937 प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शन होते हैं, यानी भारत में लोकतंत्र की शुरुआत। 47 में हम आजाद होते हैं, 49 में मूर्तियां प्रकट होती हैं। उसके बाद 1990 और 92 में राम मंदिर आंदोलन उभरता है। उसी समय भारत में नया सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन और आर्थिक परिवर्तन होता है। 2010 में लखनऊ हाई कोर्ट का जजमेंट आता है, और ये वो समय है जब बराक ओबामा आके भारत की संसद में कहते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति, इंडिया इज नॉट इमर्जिंग, इंडिया हैज इमर्ज्ड। और जब 2019 में जजमेंट आता है और 2020 में शिलान्यास होता है, तो भारत एक नए आत्मविश्वास के साथ अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र पर बढ़ रहा होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि राम मंदिर की पताका और भारत के विकास की पताका दोनों एक साथ दिखने वाली थी। वह समय अब सिंक्रोनाइज हो रहा है, और वो उत्तर प्रदेश में से वो पताका शुरू होगी। तो माननीय बात है, उत्तर प्रदेश अपनी प्राचीन गौरवशाली परंपरा के अनुसार राष्ट्रवाद की इस नई विचारधारा के वाहक के रूप में अपनी नई भूमिका अदा करें। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने राम को भारत के पुनरुत्थान से जोड़ा है वो बहुत ही सुंदर लगा। आप रुकना चाहे रुक सकते हैं, आपको निकलना तो निकल सकते हैं, आपको अच्छा लग रहा है और आपका समय है तो जरूर बैठिएगा। शुभ्रता जी ने हाथ उठाया था कुछ जाति के बात के ऊपर। जी, जो सुधांशु जी कह रहे हैं वो शास्त्रीय पक्ष है। मैं लोक का पक्ष भी अगर पक्ष देखूं, बात बिल्कुल ठीक है कि जातिगत व्यवस्था को हायरार्की देना, जो कि पूरी तरीके से सुनियोजित कम्युनिस्ट विचारधारा के तहत जो पूरा का पूरा समीकरण है उसका वो है। आप देखिए, मालिनी जी वहीं से आती है, यूपी से ही आती हैं। उन्होंने जितने भी लोक गीत गाए हैं उसमें उन्होंने अलग अलग तरीके से विवेचना की है, भारत के समाज की विवेचना की है, लोक की विवेचना की है। मैं भी अगर अपने प्रांत के लोकगीतों को देखती हूँ तो यही देखती हूँ कि जब वैवाहिक कार्यक्रम होते थे, कोई भी मांगलिक कार्यक्रम होता है, उसमें समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व अवश्यम भावी होता है। श्लोक से ज्यादा महत्व औरतों के इस वाचन को, इस गायन को दिया जाता है, जहां पे हर जाति की और हर जाति के हर रिप्रेजेंटेटिव का एक बहुत अहम रोल है। वहां पर मुझे याद आता है, मेरी दादी जो सगुन गीत गाती हैं, वहां से जब शुरुआत होती है तो वो ब्राह्मण से शुरुआत नहीं होती है। मैं ये बात इसलिए ऑन रिकॉर्ड कह रही हूँ रतन जी, मेरी दादी, हम लोग ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन ब्राह्मणों को बहुत ऊंचा दर्जा देते हुए आह्वान ब्राह्मणों का पहले नहीं किया गया।
पहले किसका आह्वान किया गया? पहले एक ग्वाले का आह्वान किया गया, जहां से गाय के गोबर से ला करके आंगन लीपा जाता है। उसके बाद बढ़ई का आह्वान किया जाता है, जहां से चौकी ला करके बिछाई जाती है। उसके बाद पनिहारी को बुलाया जाता है, वहां से वो पानी ला करके देती है। तब ब्राह्मण जो होते हैं उनको उनका पैर धोया जाता है, और पद प्रक्षालन के बाद उनको स्थापित करके और तब वहां से पोथी पत्रा बांचने की जो परंपरा है वो की जाती है। तो कहां से ये जो पराभव हुआ, जाति व्यवस्था को लेकर के जो नैरेटिव में पराभव हुआ, वो कहां से आया और कैसे आया, इस पे आज बहुत अधिक गहन विचार करने की जरूरत है। खास करके हमारे प्रांत के जो युवा हैं उनको बहुत विचार करने की जरूरत है, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव जैसे जैसे गर्माते जाएंगे वैसे वैसे 10 तरीके के और काउंटर नैरेटिव्स प्ले किए जाएंगे। हम जान रहे हैं कि किस तरीके से ये दलित मुस्लिम अलायंस को लेकर के बहुत ही विषाक्त बातें की जाएंगी आगे आने वाले समय में। इसीलिए कुछ युवा जो कि थोड़ा ठहर कर अपने देश काल की परिस्थिति समझना चाहते हैं, उनको थोड़ा लोकानुमुख होना जरूरी है और सही मायने में शास्त्रानुमुख भी होना जरूरी है। बहुत बढ़िया। ऐड कर सुधांशु कहना चाहते हैं? हाँ, सुधांशु जी बोलिए। बस मैं एक बिंदु और कह दूं, फिर बोले जैसे अब शुभ्रास्ता जी ने बहुत अच्छी बात कही, इसमें एक बात ऐड करना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश के भगवान राम की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश में, पर ये बताइए भव्य राम मंदिर तो बन रहा है। आपने भगवान राम के पुत्र थे लवकुश, अभी लवकुश का मंदिर देखा है? भगवान राम के शिष्य थे हनुमान, उनके मंदिर यत्र तत्र सर्वत्र दिखते। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारी जो शास्त्रीय परंपरा है वो बायोलॉजिकल सक्सेशन को महत्व नहीं देती है, वो स्पिरिचुअल सक्सेशन को महत्व देती है। इसीलिए हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा शब्द प्रयोग किया गया, पिता पुत्र परंपरा नहीं। और जब पूजा होती है, जैसे एक संस्कार का उल्लेख सुभाषा जी ने किया, जब पूजा में हम लोग हाथ में जल लेके संकल्प करते हैं तो पंडित क्या बोलता है? अपना नाम लीजिए। उसका अगला वाक्य क्या होता है? अपने बाप का नाम लीजिए नहीं, अपने गोत्र का नाम लीजिए। यानी वो जो आपकी स्पिरिचुअल सक्सेशन है, यानी आध्यात्मिक परंपरा की तरफ। इसीलिए गुरु शिष्य परंपरा भारत का आधार था। दुर्भाग्य ये है कि ये जातिगत वैमनस्य का अखाड़ा बनाने का प्रयास जो उत्तर प्रदेश और गंगा के मैदान में किया गया है वो यहीं पे नष्ट होगा, ये कहते हुए फाइनली एक बहुत बड़े हजरत वलीउल्लाह हुए, आपने नाम सुना होगा। उन्होंने कहा कि जो कारवां इस्लाम का निकला तो पूरी दुनिया को फतह करते हुए निकला, तो उसके परचम को कोई रोक नहीं पाया। कहाँ जाके रुका? उनकी ये लाइन कह के समाप्त करता हूं। उन्होंने कहा वो दीने हिजाजी का बेबाक बेड़ा, वो दीने हिजाजी का बेबाक बेड़ा, निशान जिसका अक्साए आलम में पहुंचा, न दीना में अटका न मंजिल में टटका, मुहाजिर हुआ कोई इंसान न जिसका। आगे उन्होंने लिखा किए पैसे पर जिसने सातों समंदर, वो डूबा दहाने में गंगा किया। तो चिंता मत करिए, गंगा के तट से समस्त ज्ञान के स्रोत निकले हैं, पश्चिमी विद्वानों ने कहा। वो डूबा आके यहाँ पर तो तमाम विपरीत चीजों को यहीं पर आकर गंगा में डुबोया भी है, और आज पितृ विसर्जन भी है, तो उसका विसर्जन भी हम लोग करेंगे और नई रचना का सृजन भी यहीं से होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद जी। तो यह अगर हम आए हैं अभी राजनीति की बात पे आए हैं, इलेक्शन की बात पे आए हैं, तो शांतनु जी आपका जो विषय है कि जैसे आने वाली राजनीति की दशा और दिशा, इसके बारे में बहुत अध्ययन किया, आपने लिखा भी है, तो आप उसके बारे में जो विस्तार से बताना चाहते थे तो आप बता सकते हैं। जी, पहले मैं एक बात डॉक्टर त्रिवेदी की बात में जोड़ना चाहूँगा, जो उन्होंने बहुत सुंदर से भगवान राम को कैसे वो भारत के उत्थान से और तारीखें मिला के उन्होंने बताया, बड़ा अद्भुत था। जब मैं योगी आदित्यनाथ की बायोग्राफी लिख रहा था तो उससे मुझे कुछ बड़े समन्वय मिले। योगी आदित्यनाथ अपने गुरु महंत अवैधनाथ से कैसे मिले? वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में थे, कोटद्वार उत्तराखंड में, और महंत अवैधनाथ राम मंदिर की चेतना जगाने के लिए जिले-जिले जा रहे थे और उसी संदर्भ में वो मिले और वहां से उनका पहले परिचय हुआ, फिर वो मठ में गए। तो और आप सबको पता होगा कि अशोक सिंघल जी खुद अध्यक्ष नहीं थे किसी राम मंदिर कमेटी के, उनके सबके अध्यक्ष अमूमन महंत अवैधनाथ थे। तो महंत अवैधनाथ जिनके गुरु जो राम मंदिर की हर कमेटी में रहे और अध्यक्षता करी, अब वही मुख्यमंत्री हैं और राम मंदिर उनके सामने बन रहा है। तो ये भी बड़ा अच्छा संयोग लगा मुझे। जब मैं सारे मुख्यमंत्री देखे मैंने, जब मैं योगी आदित्यनाथ के बारे में पढ़ रहा था, तो पहले मुख्यमंत्री रहे गोविंद वल्लभ पंत जी। और मजे की बात है कि मैं खुद गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय पंतनगर में पढ़ा हूँ, और अगर मेरी जानकारी सही है तो डॉक्टर त्रिवेदी भी वहीं के शिष्य हैं, मेरे सीनियर रहे हैं वहाँ पे।
पंतनगर में। तो गोविंद वल्लभ पंत, तो मैं बताऊंगा किस तरह से बड़े बड़े नेता रहे और कांग्रेस का साम्राज्य रहा बहुत समय तक। तो कांग्रेस की सरकार बनी, 1952 में पहला इलेक्शन हुआ और जैसे हमने कहा कोई भी 2.5-3 साल से ज्यादा नहीं बन पाया। फिर संपूर्णानंद रहे, चंद्रभानु गुप्ता रहे। फिर जो तीसरी असेंबली हुई, सेकंड असेंबली इलेक्शन हो गया, तीसरी इलेक्शन हुआ 1962 1962 में, उसमें सुचेता कृपलानी पहली महिला उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बनी। ठीक है, ये चुनाव भी हो गया। अब हम आते हैं चौथी असेंबली इलेक्शन में, जिसमें बड़ा बदलाव हुआ उत्तर प्रदेश में। बदलाव क्या हुआ उत्तर प्रदेश में शरद जी? 425 विधानसभा की असेंबली थी जब उत्तराखंड नहीं था, तो मतलब कि 213 पे आपको बहुमत चाहिए था। अब पहली बार कांग्रेस बहुमत से नीचे चली गई, ज्यादा नीचे नहीं गई, 12-13 सीट नीचे गई और उसकी केवल 199 सीटें आई। ये कब की बात कर रहा हूँ? 1967 1967 की। और सीटें किसने ली? भारतीय जनसंघ ने पहली बार 100 के आसपास, करीब 98 सीटें भारतीय जनसंघ को आई 1967 में। कांग्रेस का सीएम बन गए चंद्रभानु गुप्ता, 19 दिन के लिए बने, लेकिन फिर चौधरी चरण सिंह, सबको पता है चौधरी चरण सिंह एक बड़े नेता हैं, जाट नेता रहे, किसान नेता रहे, लेकिन राजनीतिक रूप से बहुत महत्वाकांक्षी थे। बल्कि जो जनता पार्टी की सरकार थी वो भी सबको पता है कि उनकी महत्वाकांक्षाओं के चलते ही गिरी। तो उन्होंने सोचा कि मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए, तो कांग्रेस ने वहां स्पेस नहीं मिला, जो कांग्रेस कभी भी बड़े नेताओं को स्पेस नहीं देती है, जिसको वो चाहती है उसको ही बनाती है। तो वो कुछ विधायकों के साथ अलग हो गए और फिर एक पहली बार एक कोलेशन, बड़ा कोलेशन बना, जिसे आज हम एनडीए यूपीए कहते हैं। तब उसका नाम था एसवीडी, संयुक्त विधायक दल, और उसमें चौधरी चरण सिंह मुख्यमंत्री बने। तो पहले नॉन कांग्रेसी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने चौधरी चरण सिंह, और जिसमें पूरी भागीदारी थी भारतीय जनसंघ की। और आपको याद हो, यही सरकार बना के दीनदयाल उपाध्याय जी ट्रेन से आ रहे थे जब उनका मर्डर हुआ। शायद किसी को नहीं पसंद आया कि ये कैसी सरकार बन गई, इतने बड़े प्रदेश में कैसे कोई और सरकार बना सकता है कांग्रेस के, और वो आज तक एक 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 पहेली है कि क्या हुआ। और फिर वो सरकार उनकी 1-1.5 साल ही चली, लेकिन इस बीच उन्होंने भारतीय क्रांति दल बना लिया। और अब हम आ जाते हैं अगले असेंबली में, मतलब हम चौथी असेंबली खत्म हो गई, डिसॉल्व हो गई, 5वीं असेंबली पे आते हैं। लेकिन यही है, कांग्रेस के पास क्योंकि इंस्टीट्यूशन था, वो अपनी सरकारें संभाल पाते थे। जब ये नए दल मिलते थे आके, तो सरकारें संभाल नहीं पाते थे, तो फिर कांग्रेस फिर से काबिज हो गई। और बड़े नेताओं के नाम मैं लेता रहूंगा, जिससे हेमंती नंदन बहुगुणा मुख्यमंत्री बने फिर कांग्रेस के, जिनके पुत्र और पुत्री दोनों ही बड़े नेता रहे। विजय बहुगुणा उत्तराखंड के सीएम रहे, रीता बहुगुणा जी कांग्रेस में एमपी थी, अब भाजपा से एमपी हैं। उसके बाद एक और बड़े नेता आ जाते हैं इसी काल में। देखिए 2.5 साल में सब बदलते जा रहे हैं, कोई भी 5 साल नहीं रह रहा है। फिर एक बड़े नेता आते हैं, सबने नाम सुना है उनका, एनडी तिवारी, नारायण दत्त तिवारी, फिर वो मुख्यमंत्री बने। ये मैं छठी विधानसभा की बात कर रहा हूँ। फिर वो डिसॉल्व हो जाती है, फिर 7वीं विधानसभा आती है, और 7वीं विधानसभा कब आती है? इमरजेंसी के बाद आती है, 1970 पे आती है। तो फिर जनता पार्टी जीतती है, जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाती है राम नरेश यादव को, और वो भी 2-2.5 साल रहते हैं, एक बल्कि 1.5 साल रहते हैं। फिर बाबू बनारसी दास, जो उत्तर प्रदेश में बड़ा नाम है, उनके नाम से कॉलेज है, उनके आगे भी वंश में राजनीति करी। लेकिन जैसे जनता पार्टी का 1980 में ह्रास हुआ, 1980 में फिर कांग्रेस वापस आई, उत्तर प्रदेश में वापस आई, और फिर एक बहुत बड़े नेता जिनका नाम सबको पता है, विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह मुख्यमंत्री बने, और जो आगे चल के देश के प्रधानमंत्री भी रहे। फिर लेकिन 2-2.5 साल वो रहे, फिर नारायण दत्त तिवारी बने, फिर हम 19वीं असेंबली में आ गए, 1985 की असेंबली में आ गए। और मेरे ख्याल से ये कांग्रेस की अंतिम सरकार थी जो 1985 में थी, उनको बहुमत मिला। नारायण दत्त तिवारी अमूमन मुख्यमंत्री रहे, बीच में वीर बहादुर सिंह भी रहे। अब आ जाते हैं 1989 में, जब तक राम मंदिर मूवमेंट भी काफी चरम पे था। और अब 1989 में जो असेंबली है, ये 10वीं असेंबली आ चुकी है। अब मुलायम सिंह यादव शीर्ष नेता बन चुके हैं। जनता दल जो चंद्रशेखर जी के साथ है, चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, और उनके एक तरह से चेले माने जाने, उनके शिष्य माने जाने वाले मुलायम सिंह यादव यहाँ पे मुख्यमंत्री बनते हैं। जनता दल 208 सीटें लेती है, और अभी थोड़ी सीटें कम थी, वो इधर से जुगाड़ कर लेते हैं। तो मुलायम सिंह यादव पहली बार पटल पे आते हैं जब मंडल की राजनीति के बाद, और वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। इसी समय कार सेवकों पे गोलियां चलाई जाती हैं, राम मंदिर का मूवमेंट चरम पे होता है, और वो कांग्रेस उनसे सपोर्ट हटा लेती है और सरकार गिर जाती है। अब 11वीं असेंबली आती है, राम मंदिर जो जो मूवमेंट है वो चरम पे है। अब पहली बार भाजपा को, और इसके बाद से भाजपा कई असेंबली तक लार्जेस्ट पार्टी रहती है, 221 के साथ अपने आप पूर्ण बहुमत मिलता है। और बाबू कल्याण सिंह जी, जो अभी हाल ही में हमारे बीच नहीं रहे, वो मुख्यमंत्री बनते हैं 11वीं विधानसभा में, जब पहली बार भाजपा को पूरा पूर्ण बहुमत मिलता है।
बाबरी मस्जिद का जो विवादित ढांचा था वो गिरता है और सरकारें हटा ली जाती हैं, राष्ट्रपति शासन लगता है। फिर 1993 में फिर 12वीं विधानसभा के चुनाव होते हैं। भाजपा फिर बड़ी पार्टी बन के आती है 177, लेकिन करीब 30-40 सीट कम रह जाती है। और बसपा और सपा, सपा के पास करीब 109 सीट, बसपा के पास 67 सीट, ये आपस में मिलकर कांग्रेस और जेडी के साथ मिलकर सरकार बना लेते हैं। पहली बार एक नया फॉर्मूला था पावर शेयरिंग, कि 2.5 साल आप सीएम रहेंगे, 2.5 साल हम सीएम रहेंगे। ये एक नया फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में निकलता है। मुलायम सिंह यादव अपना काल निकालते हैं। मुलायम सिंह, आपको पता है, मुलायम सिंह माने जाते हैं कि वो धोखा बहुत देते हैं। कोई भी संगठन करते हैं, अपने गुरुओं को धोखा दिया उन्होंने मायावती के साथ पैक्ट करा कि जब वो खुद मुख्यमंत्री बने, लेकिन जब मायावती के मुख्यमंत्री बनने की बारी आई तो उन्होंने कहा नहीं, हम वो सीट शेयरिंग जो फॉर्मूला था उस पर नहीं करेंगे। मायावती भाजपा का सपोर्ट लेना चाहती हैं। फिर आपने सुना होगा गेस्ट हाउस कांड हुआ, जहां पे जब मुलायम सिंह यादव को भनक पड़ जाती है कि मायावती कल भाजपा की मदद से हमसे सपोर्ट हटा सकती हैं, खुद मुख्यमंत्री बन सकती हैं, तो उन्होंने एक जानलेवा हमला करा मायावती पे और भाजपा के एक नेता हैं, उन्होंने उनको बचाया। तो वहां पे खत्म होता है, मायावती मुख्यमंत्री बन जाती है। पहली बार मुख्यमंत्री बनती है सुचेता कृपलानी के बाद, पहली बार दूसरी बार मतलब एक महिला मुख्यमंत्री बनती है। फिर 13वीं विधानसभा होती है। 13वीं और 12वीं विधानसभा में मजे की बात है, रिजल्ट ऑलमोस्ट डिट्टो, एग्जैक्ट सेम रिजल्ट रिपीट होता है। मतलब सपा की 109 सीट, इधर 110 सीट, बसपा की तो 67 ऐसा लगता है फोटो कॉपी कर दिया रिजल्ट। भाजपा की वहां 177 सीट या 174 सीट, बिल्कुल सेम इलेक्शन जाता है। फिर इस बार भाजपा के साथ सीट शेयरिंग होता है और इस बार दोनों लोग ऑनर करते हैं। मायावती भी ऑनर करती है, भाजपा भी ऑनर करती है। मायावती करीब 1.5 साल के लिए मुख्यमंत्री रहती है और उसके बाद कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं। भाजपा में थोड़ी सी अंतर कलह होती है, रामप्रकाश गुप्ता मुख्यमंत्री बनते हैं और राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं। अब 2002 हो चुका है। अब यहां से भाजपा का पतन शुरू होता है उत्तर प्रदेश में। 2002 के बाद से 14वीं विधानसभा आती है और 3 बार से, मतलब 91, 93, 96 भाजपा लार्जेस्ट पार्टी थी। 174 से सीधे वो 88 पे गिर जाती है और सपा 143 पे आ जाती है, बसपा 98 पे आ जाती है और मायावती भाजपा के सपोर्ट से मुख्यमंत्री बनती है 1.5 साल के लिए, लेकिन वो फिर सरकार गिर जाती है और फिर मुलायम सिंह यादव करीब 4.25 साल के लिए, 4 साल के लिए मुख्यमंत्री रहते हैं। इस बीच एक घटना और होती है, कल्याण सिंह भाजपा छोड़ के मुलायम सिंह यादव के पास चले जाते हैं, फिर 2004 में वापस आ जाते हैं, फिर 2009 में फिर छोड़ देते हैं, 2014 में फिर आ जाते हैं। अब 2007 का चुनाव आता है जो 15वीं लोकसभा का चुनाव है और उसमें मायावती पहली बार, बहुत दशकों बाद पहली बार कोई पूर्ण बहुमत के साथ आता है, 206 सीटें लेके। और ये पहली उत्तर प्रदेश की सरकार है जो 5 साल पूरे चलती है। और बहुत सारे जो आपने पहले मायावती की राजनीति थी, कैसे तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार से लेके कैसे उन्होंने दलित ब्राह्मण, जिसका डॉक्टर त्रिवेदी ने भी मेंशन किया, दलित ब्राह्मण को साथ लाती हैं और कहती हैं कि गांधी नहीं, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। कैसे वो एक दलित ब्राह्मण कोalition करती हैं और अपनी पहली सरकार चलाती हैं। अब 2012 का चुनाव आता है और अब जो बसपा में जो मूर्तियां बनी, बहुत सारा करप्शन हुआ, सीएमओ मरे, उस सबका खामियाजा भुगतना पड़ता है। अखिलेश युवा चेहरा की तरह उभरते हैं, साइकिल लेके जिले जिले में घूमते हैं और बस सपा को एक अच्छा 224 सीट के साथ एक अच्छा बहुमत मिलता है। लेकिन हाँ, भाजपा का पतन हो रहा है। भाजपा 88 से 51 पे आ गए, जिस चुनाव में 47 पे आ गई 2012 में। और यहाँ पे अखिलेश सीएम बनते हैं। 5 साल चर्चित बात होती है कि 4.5 सीएम थे और उस 4.5 में जो आधे हैं वो अखिलेश हैं, बाकी जो 4 हैं उनके चाचा, उनके पिताजी हैं। तो ही वॉज कमिंग ऑफ एज कि तो अखिलेश यादव की सरकार चलती है, जिसमें गुंडागर्दी, बहुत सारे लोग जो आप नाम आज सुनते हैं, राजा भैया, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ये किसी ना किसी तरह से राजनीतिक पदों पर रहते हैं। फिर 2014 का समय आता है, जिसके बाद हमने देखा है किस तरह से भारत की राजनीति बदलती है। नरेंद्र मोदी की सरकार सेंटर में आती है। उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश के सीएम रहते रहते बहुत सारी सीटें, 70 से ज्यादा सीटें भाजपा को मिलती हैं। 2017 का चुनाव आता है और 2017 का चुनाव, रतन जी, डिमोनेटाइजेशन के बाद एक पहला चुनाव था भाजपा के लिए और बम्पर जीत मिलती है। 312, मतलब एक बार कांग्रेस को 350 से ज्यादा सीट आई थी कभी 1950 के दशक में, उसके बाद कभी 300 भी टच नहीं करी कांग्रेस ने भी, जब वो अकेली पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी अमूमन पूरे भारत में। पहली बार 300 के पार एक कोई पार्टी जाती है और मुख्यमंत्री के चेहरे पे, किसी भी मुख्यमंत्री के चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ा गया होता और बड़े ही एक तरह से सारे पॉलिटिकल पंडित को गुगली देते हुए योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। और ये 5 साल जैसे गए, हमने सबने देखा है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश, जो केवल लॉ एंड ऑर्डर के उल्टे सूचकांकों में नंबर 1 हुआ करता था, केवल गुंडागर्दी में नंबर 1 हुआ करता था,
अब वो ऐसे पैरामीटर्स में आप सोच भी नहीं सकते। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब जिसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात ऊपर है तो उसमें सेकंड है। जीएसडीपी जहां पे 5वां 6ठा लुढ़क गया था, अब उसमें नंबर 2 है। ऐसी करीब 40 स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की जिसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। एक अवार्ड था, मुझे बड़ा अचरज हुआ, मैं दूसरी किताब लिख रहा हूँ योगी आदित्यनाथ पे, सीक्वल लिख रहा हूँ, कि जो एम्बुलेंस कितने समय में पहुंचती है, वो पहले 30 मिनट टाइम होगा तो 8.5 मिनट पहुंचती है। और अंतरराष्ट्रीय दुबई में अवार्ड हुआ पुलिस का, उसमें सेकंड प्राइज उत्तर प्रदेश की पुलिस को मिला। तो ऐसे बहुत सारे सूचकांक हैं जिसमें आप सोच भी नहीं सकते थे। अब जब चीन से कंपनी निकलती है तो वो केवल गुजरात ही नहीं, वो उत्तर प्रदेश, नोएडा, ग्रेटर नोएडा भी देखती है। तो इस तरह से जो इतिहास रहा उत्तर प्रदेश का, अलग अलग मुख्यमंत्री रहे, तो जो पिछले 3 मुख्यमंत्री हैं, मतलब मायावती, अखिलेश और अब योगी आदित्यनाथ, ये ऐसे 3 मुख्यमंत्री हैं जो पहली बार अपना 5-5 साल इन्होंने एक विधानसभा में पूरा करा। ऐसा हो सकता है कोई 2.5 साल इधर रहा, 2 साल इधर रहा, 1 साल इधर रहा। तो इस तरह से मैं देखता हूं उत्तर प्रदेश की राजनीति। और ये तो हमने देखा है कैसे पिछले 3 दशकों में, जो मैंने पहले भी कहा है, आसान कर दी राजनीति की। सोशल कॉम्बिनेशन बनाओ, चुनाव जीत जाओ, काम करने की कोई जरूरत नहीं है। और मतलब इतनी खतरनाक इम्यूनिटी की लड़के हैं, गलती हो जाती है, ये कह के भी आप राजनीति, ये कहने के बाद भी आप राजनीति कर सकते हैं, ये कहने के बाद भी आप चुनाव लड़ सकते हैं, ये कहने के बाद भी आप जनता को अपना चेहरा दिखा सकते हैं। इस तरह की इम्यूनिटी मिल गई, क्योंकि मेरे पास तो वोट बैंक है, यादव मुझे वोट करेगा ही। कैसे कर देगा? जैसी जैसी मैं सरकार बनाऊंगा, टीचर यादव भर दूंगा, पुलिस यादव भर दूंगा, तो इतना मैं माहौल बना दूंगा, और फिर मेरे पास मुस्लिम वोट बैंक काबिज है, क्योंकि मैंने कार सेवकों की हत्या करी है। तो जो आसान हो गई राजनीति, इसने इंसेंटिव खत्म कर दिया काम करने का। और जब 2014 में नरेंद्र मोदी ने एक डेवलपमेंट को नैरेटिव बनाया, तो 2017 में अखिलेश यादव को भी अपना जो कीवर्ड था इलेक्शन का, उसे रखना पड़ा, काम बोलता है। वो अलग बात है कि काम बोलता है, वो बोलते हुए जा रहे थे और तारों में उलझ के उनकी फोटो आई कि वो तार भी अंडरग्राउंड नहीं है। और आज वो दोनों लड़के, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, और वो तार दोनों अंडरग्राउंड। तो ये बहुत धन्यवाद शांतनु जी ने, बहुत एक आपने जिसको कह सकते हैं हेलीकॉप्टर व्यू यूपी की राजनीति का दिया। और मैं एक बात याद कराना चाहूंगा कि सबसे पहले अलायंस पॉलिटिक्स, और जिसमें कांग्रेस को मार पड़ी आगे जाके 1963 में बाई इलेक्शन हुए थे 3, जिसके अंदर लोहिया जी और दीनदयाल उपाध्याय जी का बहुत बड़ा हाथ था। और 3 बाई इलेक्शन में लोहिया जी भी जीते, कृपलानी जी भी जीते, दीनदयाल उपाध्याय हारे क्योंकि उन्होंने जाति की राजनीति करने से मना कर दिया। जौनपुर ब्राह्मण बहुल प्रदेश था, ब्राह्मण सभा की मीटिंग में जाना था, उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, इस शर्त के साथ भी अगर हारा तो भी चलेगा, और वो नहीं गए थे, वो हारे। लेकिन अलायंस हो सकता है, भारतीय जनसंघ के साथ भी काम हो सकता है। ये जो पहली बार हुआ, 1963 में हुआ था। आपने जो संयुक्त वैधानिक दल की बात की, वो भी उसी प्रैग्मेटिक सोच का प्रकार था। और चौधरी चरण सिंह को जनता पार्टी में रखने का, इसके अंदर भी वहाँ के संघ के भी लोग बहुत बड़े जो थे, उनको भी, उनका भी रोल रहा, जो जेल में उनको साथ रहे और बाद में भी उनको मिलते रहे। इस प्रकार से वहाँ का एक जो वातावरण बदला है 1963 के बाद में, परिवर्तन लोहिया जी और उपाध्याय जी के साथ आया था। और दलगत राजनीति नहीं करना, उसका एक प्रखर उदाहरण मैंने उपाध्याय जी का दिया, दीनदयाल उपाध्याय जी का। शुभ्रसा जी, सारी एक रनिंग एक व्यू ऑफ हिस्ट्री ऑफ यूपी पॉलिटिक्स, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे आखिरी 2 मिनट? यार आप दिशा दशा क्या देखते हैं यूपी की? रतन जी, जोड़ने के लिए तो कुछ भी नहीं है। शांतनु जी ने बिल्कुल शुरू से लेकर के अंत तक जो भी अभी तक चीफ मिनिस्टर्स का जो कार्यकाल रहा है उनके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी है, और अपने हिसाब से एक पर्सपेक्टिव भी खींचने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि पॉलिसी मुद्दे पे राजनीतिक अस्थिरता की वजह से पॉलिसी एक ऐसा मुद्दा रहा जो अब तक छूटा रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। बहुत ज्यादा कॉन्वर्सेशन यही समीकरणों पे ही होता रहा है, या फिर कौन किस तरीके से सत्ता हासिल कर रहा है, इस पे यूपी की राजनीति एक तरीके से परिभाषित हो गई है डोमिनेंट डिस्कोर्स में। इसको बदलने की जरूरत है, क्योंकि हम कोई भी आंकड़ा लेकर के, अगर आप जीएसडीपी का आंकड़ा देखें, अगर पिछले 3 साल में, मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ जी ने जो काम किया वो काबिले तारीफ है। ये बात सिर्फ वो लोग नहीं कह रहे हैं जो पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, ये बात वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने नॉर्मल थर्ड पार्टी रिपोर्ट्स, ऑब्जेक्टिव रिपोर्ट्स पढ़ी है। महिला सुरक्षा को लेकर के अगर हम बात करें, तो जो काम योगी आदित्यनाथ जी ने किए, वो काम नहीं कर पाई कोई भी सरकार। मायावती जी के रहते हुए भी महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा विषय नहीं था उनके लिए। चूंकि वो महिला चीफ मिनिस्टर थी, इस वजह से थोड़ा बहुत जो आउटलुक परिवर्तित हुआ होगा वो हुआ होगा। लेकिन पहली बार विमेन सेंटर स्टेज पे आई है यूपी की पॉलिटिक्स में। बिहार में ऐसा होता रहा है, बिहार में नीतीश कुमार के लिए प्राउडली वो एक वोट बैंक मानते रहे महिलाओं को, बट यूपी की राजनीति इस मामले में अछूती रही, जबकि सुचेता कृपलानी देश की पहली महिला चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश से हुई।
तो कमोबेश मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अब समय आ गया है कि पॉलिसी फोकस करके यूपी की राजनीति को व्याख्यायित किया जाए। और अंतिम बात इसमें एक ये भी है जो सुधांशु जी ने उस पॉइंट पे टच किया और उसको मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ कि ये जो गुरु शिष्य परंपरा और पिता पुत्र की परंपरा पर जो उन्होंने कटाक्ष करते हुए आज के राजनीतिक संदर्भ में बहुत कुछ कह दिया, ये बहुत जरूरी है कि ये चीज एस्टैब्लिश हो। क्योंकि आप देखिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति ने देश को बहुत बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर्स दिए, तात्कालिक जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी भी वो फाइनली वो माँ गंगा की के आशीर्वाद से ही बन पाए प्राइम मिनिस्टर। तो ऐसे प्रदेश का जो क्षरण हुआ, जो पराभव हुआ, उसके बारे में चर्चा करने के लिए, उसके बारे में आगे का स्टेप उठाने के लिए उत्तर प्रदेश वासियों को ही आना होगा। एक बात ये भी बिल्कुल ठीक है कि हम क्षेत्रवाद में विश्वास करने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी कला, इसको लेकर के एक जो भाव है गर्व का, वो भाव कहीं ना कहीं मुझे लगता है बिहार में आया है, लेकिन यूपी में उस तरीके का भाव आना अभी जरूरी है। एक कल्चरल मूवमेंट यूपी की बहुत बड़ी आवश्यकता है जो सिर्फ यूपी केंद्रित हो। और मैं यूपी केंद्रित अगेन इसको क्षेत्रवाद के टर्म्स में नहीं कह रही हूँ, मैं उस टर्म्स में कह रही हूँ कि उत्तर प्रदेश जो कि धुरी रही भारत के आध्यात्मिक, राजनीतिक, हर तरीके के उन्नयन का, वो अपने लिए क्या सोच रही है, वो अपने उत्थान के लिए क्या सोच रही है, इस तरीके के डिबेट, डिस्कशंस और यहाँ से जो राजनीति उपजेगी, इस पे अब चर्चा परिचर्चा की बहुत बहुत ज्यादा और नितांत आवश्यकता है। मुझे लगता है कि अयोध्या का जो पर्व शुरू हुआ है, वो जो आप जो इंगित कर रही हैं, अयोध्या के पर्व से शुरू हो चुका है और वो आगे बढ़ेगा। जिस प्रकार से वहाँ एक बहुत हाईली फोकस एक सांस्कृतिक अप्रोच है और शिक्षा का भी अप्रोच है, जो बहुत बड़ा एक महत्व प्लान है, उसका एक बहुत बड़ा परिवर्तन यूपी और सारे भारत पे होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और जो संस्कृति यूपी की खो गई थी और जो एक स्पिरिचुअलिटी खो गई थी जातिगत राजनीति और हिंसा के अंदर, वो फिर उभर कर आएगी। बहुत सारे दर्शकों को ये लगेगा कि मैंने लखीमपुर की बात आज नहीं की। ये विषय मेरा बहुत पहले निश्चित हो चुका था और तात्कालिक राजनीतिक मुद्दों पे अधिकतर मैं वाद विवाद में नहीं पड़ता, क्योंकि वो मुद्दे बहुत तात्कालिक होते हैं और वो उसके अंदर सही पिक्चर आने में बहुत समय लगता है कि सच्चाई क्या है, उसके अंदर झूठ क्या है, सच क्या है, यानी बहुत समय लगता है। हम सभी इन बहसों में टीवी पर जा चुके हैं, अपने अपने विषय रख चुके हैं, हम तीनों, इसलिए मैं उस विषय में नहीं जा रहा। सुधांशु जी भी इस विषय में बात कर चुके हैं। ये विषय अपने आप में वो जो एक न्यूज़ जगत की तोड़-फोड़ और न्यूज़ जगत की एक्साइटमेंट के अंदर जो चलता है वहीं चले, और जब वो मामले की सच्चाई सामने है तो उसमें हम बात कर सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। तो आखिरी 2 शब्द शांतनु जी, आखिरी 1-2 मिनट जो आप कहें। मेरा ख्याल है शुभस्ता जी ने तो अपने अंतिम शब्द बहुत अच्छी तरह रखे हैं कि किस तरफ अब यूपी की संस्कृति जानी चाहिए। आप कुछ जोड़ना चाहें तो आखिरी 1-2 मिनट आप जोड़ सकते हैं। जैसा मैंने कहा रविंद्र जी कि जैसे मैंने अपनी पहली किताब लिखी द मंक हू बिकेम चीफ मिनिस्टर, अब मैं उसका सीक्वल लिख रहा हूँ कि पिछले 4 साढ़े 4 साल में क्या हुआ, और जब मैं उसे जक्सटापोज करता हूँ पिछले 15 साल से, तो मुझे मतलब इतने अलार्मिंग फैक्ट्स मिल रहे हैं। और जो यूपी वाला भैया, और खासकर जब मैं मुंबई में रहा तो मुझे देखा कैसे यूपी का भैया कहना एक गाली सी मानी जाती थी। मतलब एक अनएजुकेटेड प्रदेश से, एक बीमारू प्रदेश से, एक लॉ एंड ऑर्डर खराब वाले प्रदेश से आते हैं, तो कैसे वो यूपी का भैया होना जो एक गाली हुआ करती थी, एक सम्मान का विषय हो गया है। तो ये जो 4 साढ़े 4 साल में करीब 2 दशकों का काम हो गया है, मेरे ख्याल से ये आज की यूपी को डिफाइन करता है। जैसे सुब्रष्टा जी ने कहा कि अब आप उस स्तर पे आ गए कि अब आप पॉलिसी की डिबेट कर पाए, अब आप उस स्तर पे आ गए कि पहले तो हाइजीन का इशू था कि आपके विधानसभा में कौन पहुंच रहा है, आप सूचकांकों में इतने नीचे हैं। तो अब मेरे ख्याल से यूपी इस तरह खड़ा है, तो हमें योगी आदित्यनाथ जैसा एडमिनिस्ट्रेटर कई बार उत्तर प्रदेश में चाहिए, जो उत्तर प्रदेश की डिबेट को एक अलग लेवल पे कैटापुल्ट कर पाए, एक अलग ऑर्बिट कैटापुल्ट। बहुत बहुत धन्यवाद शुभस्ता जी, शांतनु जी और सुधांशु जी। जब ये देखेंगे उस समय सुधांशु जी को भी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ कि ये चर्चा जो है लोगों को सार्थक लगेगी, एक नई सोच देगी उत्तर प्रदेश के बारे में। और यही हमारा लक्ष्य है कि हम अपने अपने प्रदेश को, अपने अपने भारत के अलग अलग क्षेत्रों को जान पाएं और उसको सही देख पाएं। वो जो आपने कहा यूपी का भैया, और यह इस प्रकार के एक्सप्लेटिव या साउथ का मद्रासी या नॉर्थ ईस्ट का चीनी, ये सारे जो प्रकार हैं हमारे मन में, ये छूटने चाहिए। मैं पंजाबी हूँ और जब मैं बोलता हूँ पंजाबी हूँ, तो बम्बई के अंदर पिछले कई सालों से ये, अब का 1-2 साल मुझे याद नहीं, पहले सब पूछते थे पर आप तो पगड़ी नहीं पहनते, यानी पंजाबी यानी सरदार,
ये एक भाव, यानी सच्चाई के मन से मन में कोई बुरा भाव नहीं, लेकिन विचित्र एक हमारी सोच है। और मैंने गुजरात का कार्यक्रम किया था कि गुजरात गरबा और पैसे से अधिक क्या है, तो वो भी बड़ा पसंद किया है लोगों ने। तो इच्छा यही है कि लोग अपने अपने अपनी संस्कृति को जाने, उसके अंदर जो एक अनंत धार है जो सबको जोड़ के रखती है उसको पहचाने, तो देश विकसित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।